नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का तीसरा मॉडल पेपर है, बहुविकल्पी प्रश्नों का। 2 आपके पास पहुंच चुका है। ये तीसरा 40 प्रश्नों का सेट आपके पास जा रहा है, जिसका पहला प्रश्न है। इसमें 2 मॉडल पेपर को एक साथ जोड़कर आपके पास भेज रहा हूं, जिसका पहला प्रश्न है, रूसो कौन था? रूसो कौन था? ये आपको बताना है। एक दार्शनिक था, एक राजा था, या एक दार्शनिक था, या एक सैनिक था, या एक राजनीतिक था। रूसो कौन था, ये आपको बताना है। ये जो प्रश्न भी आपके पास जा रहे हैं, ये प्रश्न पहले भी किसी न किसी रूप में आपके पास पहुंच चुके हैं। हम फिर से आपको रिवीजन के तौर पे ये इन प्रश्नों का संग्रह करके आपके पास भेज रहा हूँ। तो रूसो कौन था? एक राजा था, एक दार्शनिक था, एक सैनिक था, या एक राजनीतिक था? उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। रूसो कौन था? तो रूसो एक दार्शनिक था भाई। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। रूसो एक दार्शनिक था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये जालंधर में हुआ था, या अमृतसर में हुआ था, या लुधियाना में हुआ था, या करनाल में हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। तो उत्तर देने का प्रयास करें। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। अठारहवीं शताब्दी तक संसार के कौन से 2 देश सबसे धनी माने जाते थे? 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? ये फ्रांस और अमेरिका को माना जाता था, या चीन और इटली को माना जाता था, या जापान और भारत को माना जाता था, या चीन और भारत को माना जाता था? तो 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर दें भाई, और सेशन के लास्ट में आप बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। कमेंट करके बताना है आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर दें। 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? तो ये माने जाते थे चीन और भारत। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा आपका। अगले प्रश्न पे आ जाए। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रखी गई। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसके द्वारा रखी गई? जेम्स वाट के द्वारा रखी गई, या जमशेद जी नुसीर वान जी टाटा द्वारा रखी गई, या रिचर्ड आर्कराइट द्वारा रखी गई, या डिन्सा पेंटिंग द्वारा रखी गई? डिन्सा पेंटिट द्वारा रखी गई। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देने का प्रयास करें। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसके द्वारा रखी गई? जेम्स वाट के द्वारा, जमशेद जी नुसीर वान जी टाटा द्वारा, रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा, या डिन्सा पेंटिट द्वारा? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो
सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रखी गई थी? रिचर्ड आर्क राइट के द्वारा। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। बेलम इनमें से क्या है? बेलम बेलम भोजपत्र है, या काष्ठ पत्र है, या ताम्र पत्र है, या चर्म पत्र है? बेलम इनमें से क्या है? उत्तर देने का प्रयास करें। बेलम भोजपत्र है, या काष्ठ पत्र है, या ताम्र पत्र है, या चर्म पत्र है? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो बेलम एक चर्म पत्र है भाई, चर्म पत्र। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन पाए जाते हैं? भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन पाए जाते हैं? ये 20.55% पर, या 18% पर, या 21.71% पर, या 20% पर? भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन पाए जाते हैं? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन पाए जाते हैं? तो ये 21.71% पर पाए जाते हैं। भारत में 21.71% भूमि पर वन पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? भारत में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? ये मिजोरम में पाई जाती है, या मेघालय में, या अरुणाचल प्रदेश में, या हिमाचल प्रदेश में? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देने का प्रयास करें। किस राज्य में सर्वाधिक वन पाया जाता है? भारत में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? भारत में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जा रही? भाई यहाँ पे पूछा जा रहा वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भाई, तो आपको जाना है मिजोरम पर। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को संयुक्त रूप से लाभान्वित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को संयुक्त रूप से लाभान्वित करती है? तो तुंगभद्रा है, या टेहरी, या दामोदर घाटी, या नागार्जुन सागर? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तुंगभद्रा, टेहरी, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर? तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड दोनों को संयुक्त रूप से लाभान्वित कर रही है? ये दामोदर घाटी। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। लौह खनिज का एक उदाहरण है। लौह खनिज का एक उदाहरण क्या है भाई? मैग्नीज है, या सीसा है, या जस्ता है, या तांबा है? लौह खनिज का एक उदाहरण कौन सा है भाई? उत्तर देने का प्रयास करें। लौह खनिज का एक उदाहरण तो ये मैग्नीज है भाई।
प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। लौह खनिज का एक उदाहरण मैग्नीज है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है? पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है? तो पाइपलाइन परिवहन का संबंध जल से है, या खनिज तेल से है, या बिजली से है, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर देने का प्रयास करें। पाइपलाइन का संबंध किससे है? जल से, खनिज तेल से, बिजली से, या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बताते हैं पाइपलाइन का संबंध खनिज तेल से है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 11, 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम ने कितने संशोधन किए? 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम ने कितने संशोधन किए? प्रश्न नंबर 11 का उत्तर दे भाई। तो ये 3 संशोधन किए हैं, या 4 संशोधन किए हैं, या 5 संशोधन किए, या 7? 1970 और 1993 के बीच के मध्य बेल्जियम ने कितने संशोधन किए हैं? तो आप उत्तर देने का प्रयास करें भाई, और सेशन के लास्ट में बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम ने 4 संशोधन किए थे भाई। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12, प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है, या मुख्यमंत्री करता है, या प्रधानमंत्री करता है, या जिलाधिकारी करता है? प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जिलाधिकारी। तो जिलाधिकारी एक जिले से संबंधित है, प्रधानमंत्री पूरे देश से संबंधित है, राज्यपाल नाम मात्र का संचालक है। तो संचालन कौन करता है? ये संचालन करता है, प्रांतीय शासन का संचालन मुख्यमंत्री करता है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम कितनी चीज़ों पर निर्भर करता है? सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम कितनी चीज़ों पर निर्भर करता है? तो 2 चीज़ों पर, या 4 चीज़ों पर, या 3 चीज़ों पर, या 5 चीज़ों पर। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम कितनी चीज़ों पर निर्भर करता है? तो ये भाई 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है। धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है। यह मान्यता किस पर आधारित है? समुदाय पर आधारित है, या संप्रदाय पर आधारित है, या धर्म पर आधारित है, या सांप्रदायिकता पर आधारित है? धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है। ये मान्यता किस पर आधारित है? तो उत्तर देने का प्रयास करें, और सेशन को अपने दोस्तों के बीच, जो आपके क्लास के दोस्त हैं या अन्य कई जगहों पर कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, उनको शेयर कर दें, और उनसे बोले कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी सेशन इधर से पढ़े तो उसका नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए। तो चलिए, धर्म ही, प्रश्न नंबर 14, धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है। ये सांप्रदायिकता पर आधारित है भाई। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन डी
आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो हीराकुंड बांध से है, या सतलज बांध से है, या नागार्जुन बांध से है, या सरदार सरोवर बांध से है? तो सीधा ये नाम से ही आपको पता हो जाना चाहिए। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, सतलज बांध पंजाब, नागार्जुन आंध्र प्रदेश में। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? अब तो आप समझ गए होंगे, सरदार सरोवर बांध से। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध सरदार सरोवर बांध से है। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार कब होगा? लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार कब होगा? जब प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ समझेगा। जब प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ समझेगा। हाँ भाई, इससे भी सुधार होगा। जब राजनीति में सभी अपनी योग्यता अनुसार भागीदारी निश्चित करेंगे। जब राजनीति में सभी अपनी योग्यता अनुसार भागीदारी निश्चित करेंगे। हाँ, इससे भी सुधार होगा। जब जनसाधारण जागरूक होगा। हाँ, तो इससे भी सुधरेगा। तो ये तीनों सही हैं। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार कब होगा? ये जब सभी कार्य होंगे तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएंगे। वर्तमान में भारत में कितने उपभोक्ता संगठन हैं? वर्तमान में भारत में कितने उपभोक्ता संगठन हैं? 600 हैं, या 400 से अधिक, या 700 से अधिक, या 500? वर्तमान में भारत में कितने उपभोक्ता संगठन हैं? उत्तर देने का प्रयास करें। तो वर्तमान में भारत में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन हैं। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है भाई? एग मार्क बताया जा रहा। अभी इससे संबंधित दूसरा हॉल मार्क भी हम बताएंगे। तो हॉल मार्क का संबंध स्वर्ण चांदी से होगा, पर एग मार्क का संबंध खाद्य पदार्थों से है भाई। तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। एग मार्क खाद्य पदार्थों आदि वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19, भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ? भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ है? प्रश्न नंबर 19, उपभोक्ता जागरूक हो गया, या अनैतिक व अनुचित व्यवसाय, या सामाजिक बल, या ये सभी? नहीं भाई, भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ है? जब उपभोक्ता जागरूक हो गया है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन देखें। अक्टूबर 2005 में, या मार्च 2015 में, या जनवरी 2012 में, या अप्रैल 2010 में? प्रश्न नंबर 20 का उत्तर देने का प्रयास करें। सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हो रहा? कब पारित हुआ? तो सूचना पाने का अधिकार अधिनियम अक्टूबर 2005 में पारित हुआ। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए
आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये मैं बताया हूं कि 2 मॉडल पेपर एक साथ आपके सामने रखूंगा, 2 मॉडल पेपर। तो इस प्रकार 20-40 क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। तो ये दूसरा मॉडल पेपर इसमें एक साथ ज्वाइन करके एक सेशन में आपके पास भेज रहा हूं। अब इसका प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? और तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से शुरू हुआ है भाई? फ्रांस से। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन गा आपका सही उत्तर होगा। राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस से शुरू हुआ है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? ये क्रांति 1788 ईस्वी में हुई, या 1789 ईस्वी में हुई, या 1790 ईस्वी में हुई, या 1787 ईस्वी में हुई? फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन खा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। इटली का एकीकरण नेतृत्व में किया गया, किसके नेतृत्व में किया गया? इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? ये ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया, या ऑटो वॉन बिस्मार्क के नेतृत्व में किया गया, या नेपोलियन के नेतृत्व में किया गया, या विलियम प्रथम के नेतृत्व में किया गया? इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो उत्तर देने का प्रयास करें भाई, और सेशन के लास्ट में कमेंट द्वारा बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो इटली का एकीकरण ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा किसका था? चलिए भाई ऑप्शन देख लेते हैं। करो या मरो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, या चंद्रशेखर आजाद ने दिया था, या भगत सिंह ने, या महात्मा गांधी ने? करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया है? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो ये महात्मा गांधी द्वारा 1942 में बम्बई में दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा बम्बई में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन घ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई है? ये 1882 ईस्वी में हुई, या 1884 ईस्वी में हुई, या 1885 ईस्वी में हुई, या 1886 ईस्वी में हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उत्तर देने का प्रयास करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई भाई? ये 1885 में हुई थी। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। लोकतंत्र में सत्ता की डोर किसके हाथों में रहती है? लोकतंत्र में सत्ता की डोर किसके हाथों में रहती है? संसद के हाथों में, या न्यायपालिका के हाथों में, या जनता के हाथ में, या विधायिका के हाथ में? लोकतंत्र में जनता की डोर किसके हाथों में रहती है?
प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो लोकतंत्र में जनता की डोर, सत्ता की डोर, लोकतंत्र में सत्ता की डोर जनता के हाथों में रहती है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 29 हैं, या 27 राज्य हैं, या 28 राज्य हैं, या 30 राज्य हैं? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देने का प्रयास करें। वर्तमान में भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो भाई ये 28 राज्य हैं। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8, अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रारंभ में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम ये प्रारंभ हुआ था 1954 में। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन 1955 में प्रारंभ हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। धर्मनिरपेक्ष राज्य में निम्न में से क्या व्यवस्था होती है? धर्मनिरपेक्ष राज्य में निम्न में से क्या व्यवस्था होती है? धर्म का कोई स्थान नहीं होता, या एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास किया जाता है, या केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता दी जाती है, या सभी धर्मों को समान समझा जाता है? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देने का प्रयास करें। धर्मनिरपेक्ष राज्य में निम्न में से क्या व्यवस्था होती है? तो भाई धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है, समान समझना है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में निम्न में से क्या व्यवस्था होती है? सभी धर्मों को समान समझना। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन घ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10, जल युद्ध का संबंध किस देश से है? जल युद्ध का संबंध किस देश से है? बोलिविया से, नेपाल से, श्रीलंका से, या लेबनान से? जल युद्ध का संबंध किस देश से है? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। जल युद्ध का संबंध किस देश से है? तो चलिए हम आपका इसका उत्तर बताते हैं। जल युद्ध का संबंध बोलिविया से है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन है? तो ये वनस्पति है, या जल है, या मृदा है, या खनिज पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन है? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। वनस्पति, जल, मृदा, खनिज पदार्थ। तो जैव संसाधन है वनस्पति। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से संकट ग्रस्त जीव कौन सा है? निम्नलिखित में से संकटग्रस्त जीव कौन सा है? ये हिरण है, या गैंडा है, या कबूतर है, या हाथी है? निम्नलिखित में से संकटग्रस्त जीव कौन सा है? उत्तर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से संकटग्रस्त जीव हिरण है भाई, हिरण। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। संकटग्रस्त जीव हिरण है।
चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 13। इंजन चलाने के लिए क्या चाहिए? इंजन चलाने के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए, हवा चाहिए, खनिज तेल चाहिए या ऊर्जा चाहिए? तो इंजन चलाने के लिए क्या चाहिए? जल, हवा, खनिज तथा ऊर्जा। उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो इंजन चलाने के लिए क्या चाहिए? इंजन चलाने के लिए खनिज तेल चाहिए भाई, खनिज तेल चाहिए। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पत्थर पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पत्थर पर आधारित है? ये चीनी निर्माण उद्योग है या डेयरी उद्योग है या सीमेंट उद्योग है या चमड़ा उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पत्थर पर आधारित है? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो पत्थर पर आधारित उद्योग है सीमेंट उद्योग। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। मुंबई हाई का संबंध किससे है? मुंबई हाई का संबंध किससे है? तो ये बंदरगाह से है या पर्यटन स्थल से है या पर्वतीय शिखर से है या खनिज तेल उत्पादन से है? मुंबई हाई का संबंध किससे है भाई? उत्तर देने का प्रयास करें। मुंबई हाई का संबंध बंदरगाह, पर्यटन स्थल, पर्वतीय शिखर या खनिज तेल उत्पादन से है? तो मुंबई हाई का संबंध खनिज तेल उत्पादन से है भाई। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन घा। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन घा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? बाढ़ रोकने से है या सूखा समाप्त करने से है या नमक उत्पादन से है या दुग्ध उत्पादन से है? ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देने का प्रयास करें। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है भाई। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन घ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। हॉलमार्क प्रमाणक चिन्ह निम्न में से किससे संबंधित है? अभी ये प्रश्न आया था एक मार्क, तो एक मार्क खाद्य पदार्थों से संबंधित था। एक मार्क अभी आया था जिसका संबंध खाद्य पदार्थों से था। अभी आया है हॉलमार्क प्रमाणक चिन्ह निम्न में से किससे संबंधित है? तो उत्तर देने का प्रयास करें भाई। हॉलमार्क प्रमाणक चिन्ह स्वर्ण आभूषण से संबंधित है या बोतल बंद जल से संबंधित है या फ्रिज से संबंधित है या खाद्य तेल से संबंधित है? प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का प्रयास करें। हॉलमार्क प्रमाणक चिन्ह निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है भाई स्वर्ण आभूषण से। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। वैश्वीकरण को संभव बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? वैश्वीकरण को संभव बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? प्रश्न नंबर 18 का उत्तर देने का प्रयास करें। वैश्वीकरण को संभव बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? परिवहन के साधनों ने या सूचना संचार प्रौद्योगिकी ने या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने या आर्थिक उदारीकरण ने? तो देखिए इसमें परिवहन ने तो निभाई है, ये इसमें भूमिका निभाई है। वैश्वीकरण को संभव बनाने में भूमिका निभाई है। प्रश्न पूछा जा रहा वैश्वीकरण को संभव बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका
किसने निभाई? तो जब सबसे महत्वपूर्ण की बात आ जाएगी तो ऑप्शन ख आपका सही उत्तर होगा, सूचना संचार प्रौद्योगिकी ने। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ख सही उत्तर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 19, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक है, या सेंट्रल बैंक है, या पंजाब नेशनल बैंक है, या रिजर्व बैंक है? प्रश्न नंबर 19 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए हम बताते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक है भाई। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन घ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है? तो ये दो देशों के मध्य होता है, या दो राज्यों के बीच होता है, या दो व्यापारियों के बीच होता है, या दो नगरों के बीच होता है? विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है? तो चलिए उत्तर बताने का प्रयास करें। विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है? तो ये दो देशों के बीच होता है भाई। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार दो मॉडल पेपर को मिलाकर एक सेशन बना के आपके पास भेज दिया। अब ऐसे ही हम आपको 8-10 मॉडल पेपर 8-10 सेशन भेजेंगे आपके पास, ताकि आप परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो सकें और अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आवें। तो चलिए इसी प्रश्न के साथ, इस सेशन के इस प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।